आपके साथ मधु पोपटानी। चलिए बढ़ते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हाल ही में हुए प्रदेश नेतृत्व की बैठक में कैबिनेट के रिक्त पदों को भरने और सीनियर लीडर्स को भी दायित्व देने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्व देने का निर्णय हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। अभी हाल में अपने प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई है और उस बैठक में ये परामर्श हुआ, ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट के रिक्त पदों को भरना और प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो समाज के क्षेत्र में किसी विषय के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार में दायित्वधारी के रूप में नियुक्त करने का विषय है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी मिली है कि सरकार में कैबिनेट के रिक्त पदों को भी भरने के विषय में यथाशीघ्र भरने का निर्णय हुआ है और राज्य में दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारी के रूप में जो है नियुक्ति करने का उस पर निर्णय हुआ है, सहमति बनी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा पर जवाब देते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो उसका मान्य होगा और वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी केदारनाथ आपदा के दौरान नहीं, मैं टिकट की कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूं। मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि चाहे कोई न्यूज चैनल हो, कोई पोर्टल हो, सब डाल रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। मैंने कोई दावेदारी नहीं की है। ये तो पार्टी, मैं तो कार्यकर्ता वो बद्रीनाथ में कांग्रेस ने लखपत बुटालो को लड़ाया, काजी को लड़ाया, तो हमने ईमानदारी से जो एक गिलहरी की तरह कांग्रेस को जितवाने के लिए जो योगदान दे सकते थे हमने दिया। बद्रीनाथ और मंगलौर हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी और प्रदेश की सरकार भी, भाजपा की प्रदेश सरकार हर कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन फिर भी हमारा कांग्रेस परिवार इसको एकजुट होकर लड़ेगा तो हम जीतेंगे। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रधान संगठनों के प्रतिनिधियों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं मंगलवार को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों को अपना समर्थन दिया। पंचायत प्रतिनिधि जगत मार्तलिया ने कहा कि पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है, इसलिए वो पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी हम 15 दिन से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग कि उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत हैं, इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाए। और 2 साल बढ़ाने का जो पूरा कानूनी आधार है वो भी हमने सरकार के सम्मुख रखा। पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन सरकार किसी भी नतीजे पर अभी तक भी नहीं पहुँची है। इससे हम 15 तारीख से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। विगत कई दिनों से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर और हरिद्वार के साथ अन्य जिलों में भी चुनाव कराने के सिलसिले में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी उनको अपना समर्थन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी का पत्र मैंने उनके पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है और हमने कहा कि हम उनकी मांग के समर्थन में हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में भी पंचायतों का कार्यक्रम था वो प्रभावित रहा है, विकास कार्य प्रभावित रहे हैं और उनकी जो मांग है उस मांग को सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने केदार बचाओ यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है। इसके जरिए वो केदारनाथ धाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। हो रहे हैं।
मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की जो ये यात्रा ये शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है। और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते रहे हो, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हो, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हो, आज उनको भगवान केदार की याद आई है। और केदारनाथ जी के प्रति जब वहां आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। मैं आज कह सकता हूं कि जहां केदार का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक विस्तारीकरण हो रहा है, वहां जितना काम माने मोदी जी की कृपा से वहां हुआ है, आज उनको लेके ये परेशान है। दिल्ली घटना के बाद अब हल्द्वानी के कोचिंग सेंटर्स पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को शहर के विभिन्न कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया, जिसमें शहर के करीब 1 दर्जन कोचिंग सेंटरों में बने भवनों के संबंध में ना तो कोई नक्शा प्रस्तुत किया गया और ना ही कोई अन्य रिकॉर्ड मौके पर मौजूद था। वहीं फायर सेफ्टी के साथ पार्किंग की भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं नजर आई। तमाम अव्यवस्थाओं के चलते कोचिंग सेंटर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी की क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। अल्मोड़ा में नगर के आसपास के कई गांवों को पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव देने के बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया, जहां ग्रामीणों के समर्थन में आए विधायक ने कहा कि सरकार को ग्रामीणों की जनभावनाओं को देखते हुए काम करना चाहिए। और यही उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीणों ने नगर पालिका को नगर निगम बनाने के विरोध किया तो कांग्रेस ग्रामीण का समर्थन करेगी। 8 माह लगभग हो चुके नगर पालिका के कल को समाप्त हुए और जहां एक और 6 माह में स्थानीय निकायों के नगर निगम के चुनाव संपादित हो जाने चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उनको चुनाव को संपादित नहीं किया। तो कहीं न कहीं जो सरकार एक आनंद फानन में जो हमारी नगर पालिकाओं को नगर क्षेत्र पंचायत सदस्यगण है या हमारे जो वार्ड मेंबर है या वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, उनके साथ बैठ के कि आप लोग शामिल होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं, ये होने के बाद आपको क्या सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर हमारा कहना है कि इस रूप से जब तक उनकी भावनाओं को नहीं सुनेंगे हम इसका विरोध करेंगे। हल्द्वानी में रविवार को नाबालिग लड़की के साथ टेम्पो चालक ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा किया। इसके बाद पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एमबीपीजी कॉलेज के छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फांसी की मांग को लेकर मंगलवार को कोतवाली परिसर में हंगामा किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी और कोर्ट के फैसले का हवाला देने की बात कहने पर मामला शांत हुआ। कल 16 साल की एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है और जो किया है ऑटो चालक जो है उसका नाम मोहम्मद अंसारी है। हमारी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नाबालिग क्राइम करता है तो उसका क्राइम कम होता है। जब किसी नाबालिग के साथ क्राइम हो रहा है तो हमें चाहिए कि वो सजा भी बढ़ाई जाए। 10 साल की सजा एक रेपिस्ट को अगर 10 साल बाद छोड़ दोगे तो उसका जो दिमाग है ना वो रेपिस्ट का ही रहेगा। वो बाहर आने के बाद हम नहीं कह सकते कि उसे वहां से सुधारा जाएगा या फिर कोई सुधार मिलेगा। तो मेरी मांग है कि उसको फांसी मिले और जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई हो। 16 साल की छोटी बहन, उसके साथ एक मोहम्मद नदीम अंसारी ऑटो चालक ने दुष्कर्म कराया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी कौम की तरफ से हर हफ्ते, हर महीने, हर 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं। पुलिस प्रशासन, हिंदुओं को ये कहकर हमेशा चुप करा दिया जाता है कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, और हिंदू हमेशा दबता आया है, इसलिए हिंदुओं को दबाया जा रहा है। लेकिन अब हिंदू जागरूक हो चुका है, अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं।
हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। हम लोग मांग ये करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस ऑटो चालक को फांसी हो। अल्मोड़ा में भारी बारिश के दौरान जागेश्वर धाम में सड़क टूटने से आवाजाही बाधित हो गई है, जहां पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए वाहनों के लिए मार्ग को बंद कर दिया है और वहीं धाम जाने के लिए शटल सेवा श्रद्धालुओं को मंदिर तक ले जाएगी। सर, आरकुला जागेश्वर सड़क ये भूस्खलन के कारण ऋण मोक्षम की बात टूट गई है और पुलिस प्रशासन ने ये इस रोड पर आवाजाही बंद कर दी है फिलहाल, और लोक निर्माण विभाग की टीम सड़क को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। देहरादून में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी होती है, जहां एसडीआरएफ की कई टीमें गंगा घाटों पर पहले से तैनात की गई हैं। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ ने 5 दिनों में 40 कांवड़ियों को रेस्क्यू किया और जहां पूरी एसडीआरएफ की टीम को पुरस्कृत करने के निर्देश दिए गए हैं। सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी अपने पूरे चरम पर है। वहीं डाक कांवड़ के साथ कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि लश्कर में इस बार सावन का महीना बिना बारिश के ही सूखा नजर आ रहा है। चिलचिलाती भीषण गर्मी हो रही है, लोगों का हाल बेहाल है। वहीं कांवड़ियों की लंबी लंबी कतारें रुड़की लश्कर मार्ग पर नजर आ रही हैं। ऐसे में कांवड़ियों के बीच खाकी अपनी ड्यूटी पूरी सेवा भाव के साथ निभाती नजर आ रही है। हरिद्वार जनपद एसएसपी सर के निर्देशन में पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं कि डाक कांवड़ का मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया है। लक्सर से जो हमारा नगला इमरजेंसी डाइवर्जन है वो चालू हो गया है। यहाँ से डाइवर्जन होकर हम इन्हें गाड़ियों को बैरागी की तरफ भेज रहे हैं। एसएसपी सर के निर्देशन में पूरी हम लोगों ने कोशिश करी है कि जितने भी कांवड़ी आती है तथा इनके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के जाम या किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े, उसके लिए हमने सहयोग ले रहे हैं तथा जगह जगह पर हमारे ड्यूटीज लगेगी। हम निरंतर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जान की स्थिति न। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य में जुटा हुआ है। वहीं सीएमओ संजय जैन ने कहा कि शहर में 100 वार्डों के लिए 591 आशाएं तैनात की गई हैं, जो घरों में जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ डेंगू के लार्वा को भी नष्ट कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 2.5 लाख घरों में सर्वे किया गया है, जिसमें से लगभग 1800 कंटेनरों में डेंगू का लार्वा भरा मिला है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मानसून सीजन देहरादून में शुरू हो चुका है, तो इसके लिए हमने 1 जुलाई से ही आशाओं के द्वारा घर घर सर्वे कराना शुरू कर दिया था और इसमें नगर क्षेत्र के 100 वार्ड में करीब 591 आशाएं इसमें हमारे द्वारा तैनात की गई हैं, जो लोगों को घर घर जाके जागरूक भी कर रही हैं और जहाँ कहीं घरों में लार्वा मिल रहा है उसको नष्ट भी कर रही हैं। तो करीब 1 जुलाई से अभी तक करीब हमने 2.5 लाख से ज़्यादा घरों में आशाओं के माध्यम से सर्वे करा लिया है और उसमें करीब 1800 कंटेनर्स में हम लोगों को लार्वा मिला है, जिसमें नगर निगम के सहयोग से भी हमने लार्विसाइडल एक्टिविटी की और आशाओं के माध्यम से भी उस पानी को फेंक के लार्वा को नष्ट किया गया। हल्द्वानी में नगर नई जगह तलाशने और अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। साथ ही आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई। ये बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि जो गाड़ियाँ इधर उधर वैसे ही खड़ी हो जाती हैं और ट्रैफिक के मूवमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, तो वो चीज़ ना हो। इसीलिए जैसा कि डीएम मैडम का भी निर्देश है कि रोड जो है वो चलती हुई गाड़ियों के लिए और जो गाड़ियाँ मूवमेंट में है उनके लिए है। तो जो लंबे समय से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं विदाउट पार्किंग, जहाँ पार्किंग ना होते हुए भी, तो उन गाड़ियों को हटाना और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरे शहर में हम लोग चौराहे चौड़ीकरण और रोड चौड़ीकरण का काम भी कर रहे हैं। साथ में ये देखा गया है कि कई स्थानों पर निर्धारित जो पट्टी है उसके बाहर भी वाहन पार्क हो रहे हैं। तो विशेषकर जो नैनीताल रोड है, ठंडी सड़क है, इस पर अभी परिवहन विभाग और जो हमारा पुलिस विभाग है उसके साथ नगर निगम के साथ ये अभी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और देख रहे हैं कि आगे क्या ऑल्टरनेट प्लेसेज हो सकते हैं जहां पर पार्किंग विकसित की जा सकती है। हल्द्वानी शहर के अंतर्गत कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम रहती है।
एक संयुक्त अभियान चलाया गया है जहां पर हम लोग ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहां पर और पार्किंग बनाई जा सकती है, और इसी दौरान यदि कोई पार्किंग में नहीं गाड़ी खड़ी है या किसी तरीके के द्वारा ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया जा रहा है तो उसमें ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ में है, आरटीओ मैडम है, तो वो लोग चालान भी कर रहे हैं और हम लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि हम कहाँ पर और पार्किंग की जगह यदि कोई। रामनगर के सरकारी अस्पताल परिसर में लगे कूड़े के ढेर से दुर्गंध फैल रही है। वहीं कूड़े की थैलियों से बाहर निकल रहे कीड़े यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों में संक्रमण फैलाने का खतरा बन चुके हैं। जहां मामले की गंभीरता को लेते हुए सीएमएस पंत ने कहा कि निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में काफी अनियमितताएं मिली हैं और साथ ही आदेश का पालन न करने पर कार्यवाही की जाएगी। अभी निरीक्षण करके देखा कि गंदगी थी, जगह जगह पत्तियों के ढेर थैलों में बंद करके रखे गए थे और कूड़ा जो है प्रॉपर जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है वो प्रॉपर समय समय पे नहीं जा रहा था, तो कमरों में बंद करके रखा गया था। तो इनको अभी पीपीबी मोड के मैनेजर को भी साथ में लिया था, राउंड करा था, तो उन्हें लिखित में दिया जा रहा है कि वो तुरंत तत्काल उसे हटाएं और साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। रामनगर के ग्राम गजपुर में करंट लगने से विवाहिता महिला की मौत हो गई, जिसमें परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में पंखे का प्लग लगा रही थी, इस दौरान वो करंट की चपेट में आ गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार जिसके शादी के साल के 7 वर्ष से कम होते हैं उन महिलाओं का पंचनामा जो भरा हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा भरा जाता है, जिसे तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इसमें अभी तफ्तीश चल रही है। लड़की के मायके वालों को सूचित किया, उसके उनके पहुँचने के उपरांत ही इसमें आगे की जाँच की जाएगी। सर मौत का क्या कारण है? मौत का कारण जो इनके द्वारा बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा और जो इनकी देवरानी हो रही है, इनके द्वारा कहना है कि करंट लगने से मृतका की मृत्यु हो गई है। केदारनाथ विधानसभा सीट खाली होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक मनोज रावत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार और मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने जिस यात्री रजिस्ट्रेशन के नाम पर चारधाम यात्रा और केदारनाथ की यात्रा को बर्बाद किया, यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। आगे उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद भी सरकार और पर्यटन विभाग ने गुजरात की एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए अभी तक यात्रा रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को बंद नहीं किया। केदार खंड के अंतर्गत केदार घाटी को अंदर से इलाका रखा है। सबसे पहली बात तो इस साल जो यात्रा जैसे ही यात्रा शुरू हुई थी और थोड़ा यात्रा ने जोर पकड़ा था, वैसे ही सरकार के अनिर्णयों ने, कुनिर्णयों ने और अनुभवहीनता के कारण यात्रा 8 से 10 दिन में ठप हो गई और आज आप लोग तो व्यापक रूप से सभी विषयों को आप कवरेज करते हैं, तो आज आप देख रहे होंगे कि यात्रा पर बैठा हुआ हर आदमी, तो चाहे होटल व्यवसायी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हो, चाहे घोड़े खच्चर वाला हो, चाहे ढाबे वाला हो और चाहे बड़े होटल वाला हो, सब करा रहे हैं। केदार खंड के अंतर्गत नैनीताल के डीएसपी परिसर में स्नातक कक्षाओं के प्रवेश लेने वाले नए छात्र छात्राओं के लिए 2 दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत और सीआरपीएफ चीफ एसएसटी पांडे ने दीक्षारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीक्षारंभ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उन्हें नए वातावरण में सहज महसूस कराना है। प्रोफेसर दीवान ने कहा कि दीक्षारंभ कार्यक्रम में साझा किए गए अनुभव छात्रों के भविष्य के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। जब भी एकेडमिक सेशन शुरू होता है उसमें इंडक्शन प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, जिसमें बच्चों को कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है एंड उनको ये मोटिवेट किया जाता है कि उनको यूनिवर्सिटी में आके क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं जो आप 10+2 में नहीं करते थे, एंड जो रूल्स रेगुलेशन है उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है, सो दैट उनको बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। रैगिंग की मीन्स के क्या डिसएडवांटेज हैं, ड्रग्स के बारे में उनको बताया जाता है, कोर्स करिकुलम कैसा रहेगा, तो ये सब चीज़ें, कैरियर के बारे में सब चीज़ें इस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को बताते हैं। इस पिछले 1 साल में हमने काफ़ी जो स्कीम्स हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक निकाली है, जैसे कि इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने यहाँ पर निकाला है। एंड अभी आपको भी पता होगा कि यूनियन बजट में
5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम की फेलोशिप देने का मकसद तय किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हम अपने जो बच्चे हैं हर हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने सर्किट हाउस में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान प्राइवेट स्कूलों में दाखिल को लेकर मिली शिकायत पर शिक्षा विभाग को जांच करने के निर्देश दिए गए और बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार के चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक नहीं पहुंच रहा है। अभी सूची मांगी है, नहीं आया है, उनको योजना का लाभ नहीं मिला है, तो हम उन्हें सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराएं, कोई बच्चा घर ना बैठे। और हमने आज जो ये समीक्षा बैठक की है बच्चों की स्कूलों की स्थिति को ठीक करने के लिए, हमारी सरकार ने लगातार स्कूलों पर अच्छा बजट दिया और हमने आज उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का पूरी तरीके से सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार ने दिया। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।